तो लास्ट हमने फॉर्मूला देखा था ड्यू टू हाइट जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आर इज इक्वल टू आर प्लस एच होल स्क्वायर में. नाउ फर्स्ट पॉइंट, वेरिएशन इन जी. जी मीन्स acceleration due to gravity, acceleration due to gravity with height. तो इसके लिए हमें एक फॉर्मेट मिला था, कैपिटल जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पार्टिकल. तो अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो सारे क्वेश्चन अपने उसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाते हैं, है ना? नहीं है तो फिर बता रहे हैं भी, है ना? तो फॉर एनी हाइट, कोई सी भी हाइट हो, तो हम क्या यूज करें? जी इज इक्वल टू ड्यू टू हाइट जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर. ये आपका वो फॉर्मूला है जिससे अपने सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे. कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो इसमें लगाओ, सारे मिल जाएंगे. नहीं अच्छी है तो फिर स्पेसिफिक भी बनाए हुए हैं. कैसे? देखो, नियर टू सरफेस, या ऐसा बात करें कि एट सरफेस ऑफ अर्थ, नंबर वन एट सरफेस. तो सरफेस के लिए एच को क्या पुट करोगे? 0. तो ग्रेविटेशन एट सरफेस ये आपको मिल जाएगा जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर. अगर हम नियर टू सरफेस है, नियर टू सरफेस, इधर ध्यान दे लो, फिर गड़बड़ होगी ना, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा. इधर ध्यान दो. अगर हम नियर टू सरफेस है, जैसे अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, और नियर टू सरफेस का मतलब 0 से 32 किलोमीटर लगभग, 0 टू 32 किलोमीटर. तो 0 टू 32 किलोमीटर में भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. मतलब अगर हमारा हाइट, ऐसा बोल सकते हैं कि जो हाइट है वो अप टू 32 किलोमीटर, एच इज अप टू कितना? 32 किलोमीटर. तो वैल्यू में हम कोई चेंज कंसीडर नहीं करते. तो 0 से लेकर 32 तक हमें आंसर जी एम बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है. लेकिन अगर हमारी हाइट 32 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर है, आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं. ये कितना परसेंट है? 5% ऑफ आर, और ये है आपका 0.5% ऑफ आर. तो 5% तक का जो चेंज है वो आप एरर मेथड से कैलकुलेट करते हैं. अप टू 5% तो एरर मेथड, और एरर मेथड बोलो या बाइनोमियल लगाओ, तो बाइनोमियल भी तो अप्रोक्सीमेशन ही देता है. तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल हमें आंसर मिलता है जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यानी डेरिवेशन वाला पार्ट है वो, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो कभी आपको क्वेश्चन मिले कि 200 किलोमीटर पर है, सॉल्व करना है, इसी सॉल्व होगा. 192 किलोमीटर पर है, इसी सॉल्व होगा. आ रही बात समझ? तो हाइट के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे. ठीक, ग्रेटर देन 320 है तो फिर आप इसी को लगाओ, उसी से हमें जल्दी आंसर मिलेगा. जो फॉर्मूलेज हैं वो आपके स्मॉल वेरिएशंस वाले हैं, यानी 0 से 32 में जी एम बाई आर स्क्वायर, 32 टू 320 1 माइनस 2h अपॉन आर जी आ जाएगा. ये जी कहाँ का है? सरफेस का, यानी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर. एक और यहाँ पर हमें मिलता है चेंज बेस पर, जिसको आप बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज. फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ जी. मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? सरफेस पर. उससे अगर हम हाइट इंक्रीज करेंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होगी, हम डेप्थ में जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि इंटेंसिटी भी सरफेस पर ही मैक्सिमम होता है. तो जी का वैल्यू भी सरफेस पर ही आपको मैक्सिमम मिलेगा. दोनों का ग्राफ बनाया था हमने, आइडेंटिकल ग्राफ ही बना था कि पहले इंक्रीज होगा सरफेस पे मैक्सिमम, फिर डिक्रीज सरफेस पे मैक्सिमम. तो पॉइंट ये आता है कि सरफेस से जैसे हमारी हाइट बढ़ने लगती है तो फिर वैल्यू ऑफ जी में भी चेंज आना चाहिए, वैल्यू ऑफ जी में भी चेंज आना चाहिए. इसी एक्सप्रेशन से आप देख रहे हैं
हम GS को इधर मल्टीप्लाई करके 1 को इधर माइनस करें तो एक्सप्रेशन बन जाता है GH माइनस GS अपॉन GS इज इक्वल टू माइनस 2H अपॉन R। वो इसी इक्वेशन से, ये आपका GS 1 माइनस 2H अपॉन R, वहीं से हमने इसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करा। ये क्या बता रहा है? चेंज कि सरफेस पर वैल्यू ऑफ G और हाइट पर वैल्यू ऑफ G में कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। आ रहा है नेगेटिव। सरफेस पे तो मैक्सिमम है ना, तो हाइट बढ़ेगा तो कम होगा। भाई सरफेस पे 10 है, हाइट बढ़ा के 9 हो गया, तो 9 माइनस 10, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ G विद हाइट। डिक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ G विद हाइट। तो ये बन जाता है आपका डेल्टा G अपॉन GS इज इक्वल टू माइनस 2H अपॉन R। कई बार आपको चेंज गिवन होता है कि 2% चेंज हाइट कैलकुलेट करो, 3% चेंज हाइट कैलकुलेट करो। किससे होगा? इसी फॉर्मेट से। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? फ्रैक्शनल चेंज। क्या हम फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज का रिलेशन पता है आपको? जैसे अगर आपको बोला कि 2% है, कितना? 2%, तो 2% ये तो लिखा है परसेंट में, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 2/100। आपको दिया 3%, तो यहां पर आपने लिखा 3/100 इज इक्वल टू माइनस 2H अपॉन R। लेकिन ये जो चेंज हुआ वो इंक्रीमेंट वाला है डिक्रीमेंट वाला है? डिक्रीमेंट, तो इसके साथ भी माइनस आना चाहिए। आपको बोला कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी चेंज बाय 2%, तो इसका मतलब बेसिकली वो -2 है, तो यहां पे भी क्या लगेगा? माइनस। तो इधर का माइनस इधर का माइनस तो कैंसिल आउट, और आपको हाइट इन टर्म्स ऑफ आर मिल जाएगी। हाइट वैसे भी किस टर्म में आनी चाहिए? पॉजिटिव। हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस माइनस तो स्किप होना चाहिए। और फॉर्मूले में माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ये माइनस रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ G decreases with height from surface। यानी जैसे जैसे सरफेस से हाइट बढ़ेगी वैल्यू ऑफ G डिक्रीज होती जाएगी। तो जब हमने काइनेमेटिक्स में सोल्व किया तो वहाँ पे डिस्टेंस आती थी 100 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, तो G का वैल्यू आपने 9.80 पुट करा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं था, क्योंकि 32 किलोमीटर तक हम कोई चेंज कंसिडर नहीं करते हैं। 32 से 320 मतलब अप टू 5%, तो एरर मेथड से कैलकुलेट होना चाहिए। इसी फॉर्मूले को हमने एरर मेथड यानी बाइनोमियल लगा के सोल्व किया, तो इसी एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर पाए? GS 1 माइनस 2H अपॉन R। GS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यू ऑफ G एट सरफेस, हाइट H, R रेडियस, हाइट के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिला। इसी से हमें क्या चाहिए? फ्रैक्शनल चेंज। तो आपने क्या करा? ये GS को मल्टीप्लाई करा, उधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 2H अपॉन R इज इक्वल टू GH माइनस GS अपॉन GS। तो डेल्टा G बाई GS इज इक्वल टू माइनस 2H अपॉन R। क्या रिप्रेजेंट करेगा? फ्रैक्शनल चेंज। परसेंट में दिया हो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई डिवाइडिंग 100, फ्रैक्शन में दिया हो तो परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 100। ठीक है, दोनों तरफ रिजल्ट मिलेगा और हाइट इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट हो जाएगी। तो बेसिकली क्वेश्चन को सही से पढ़ना कि हम कौन सी हाइट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमें तभी जल्दी से मिल पाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला ये आपका विद हाइट, बट हाइट आपकी अप टू 5%, फ्रैक्शनल चेंज और सरफेस पर वैल्यू GM बाई कैपिटल R स्क्वायर। क्वेश्चन लिखें। फाइंड वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at height 3r from surface of earth। और अर्थ का रेडियस कितना गिवन है? r। और ये ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा सेंटर से आनी चाहिए, है ना? डिस्टेंस जब भी आप सॉल्व करते हैं, इंटेंसिटी हो, पोटेंशियल हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कहाँ से होती है? फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू पार्टिकल, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू पार्टिकल। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
at height 3r from surface of earth. तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता लगती है कि हाइट कितनी है। क्या ये 320 किलोमीटर से ग्रेटर है? भाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 और उसका 3 टाइम यानी जो हाइट है वो 320 किलोमीटर से ग्रेटर है। तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। हाइट कितना गिवन? 3r, सो r प्लस 3r होल स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। हो सकता है कि कैपिटल जीएम की टर्म में गिवन हो, यहाँ पे 4 आएगा तो 16r स्क्वायर। हो सकता है स्मॉल जी की टर्म में गिवन हो तो g बाई 16, और ये g कहाँ का? सरफेस का, है ना, यानी 9.8 डिवाइड बाई 16, 9.8 डिवाइड बाई 16। कोई डाउट? तो हाइट सही से पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओ, सारे आंसर्स हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस r, where acceleration due to gravity becomes gs by 2, well acceleration due to gravity becomes gs by 2, यानी सरफेस ग्रेविटी का हाफ किस हाइट पर हमें मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा ये बताओ फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला या बेसिक? क्यों लगना चाहिए? अच्छा तो हाइट पूछे तो हाइट तो सभी में आती है, केवल हाइट पूछिए ये रीजन थोड़ी है। रीजन क्या है? हाफ बोला है, हाफ। तो पहले कितना था? जीएस, और हाइट के साथ कितना हो गया? जीएस बाई 2। चेंज हुआ कितना परसेंट? 50%। तो 5% से ग्रेटर है तो बेसिक फॉर्मूला लगेगा, ये लॉजिक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा लिखा होता जीएस बाई 20 तो हम स्मॉल चेंज वाले से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि स्मॉल चेंज होता जीएस बाई 20 मतलब कितना परसेंट? 1/20 कितना परसेंट? 5%। तो फिर आप स्मॉल हाइट वाला 1 माइनस 2h अपन आर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ना कि वेरिएशन कितना है, 50% चेंज हुआ मतलब चेंज इज ग्रेटर देन 5%। तो बेसिक मेथड से ही चलो, यही अगर लिखा होता GS बाई 40 या 2% ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस तो फिर हम स्मॉल चेंज से करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला लगाओ, जी एच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? अच्छा जीएस की वैल्यू कितनी होती है? जी एम बाई आर स्क्वायर, साथ में क्या है? बाई 2। यानी किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम अपॉन 2r स्क्वायर हो गया, यही पूछा है। तो जी एच के प्लेस पर क्या लिखें? सॉरी, जी एम बाय 2r स्क्वायर, जी एम बाय 2r स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। क्या यहाँ से हाइट कैलकुलेट की जा सकती है? जी एम से जी एम तो कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर रूट ले लें, सो रूट टू आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, वैल्यू ऑफ एच और 0.4 बना, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो 5% तक है तो स्मॉल चेंज वाले फॉर्मूले यूज करो, 5% से ग्रेटर है फिर बेसिक फॉर्मूले ही हम यूज करें। तो मतलब एक आपके पास एक तरीके चेकिंग टूल आ गया 5%। तो 5% से कम स्मॉल चेंज, 5% से ग्रेटर लार्ज, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जा सकता है। Find value of acceleration due to gravity at height 192 kilometer from surface of earth. Find value of acceleration due to gravity at height 192 kilometer from surface of earth. स्मॉल चेंज, अब स्मॉल चेंज के लिए फॉर्मूला क्या है?
और जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस ए 2h/r, क्योंकि जो हाइट है वो आपकी 192 किलोमीटर है, विच इज लेस देन 320 किलोमीटर, स्मॉल चेंज। अब वैल्यू पुट करी तो 1 माइनस 2 इंटू 192 डिवाइड बाय 6400, सो 2 इंटू 192 384 डिवाइड बाय 6400। क्या 64 और 384 कैंसिल आउट हो रहे हैं? 6 टाइम बे 60 इंटू 6 360 और 4 इंटू 6 24, 360 प्लस 24 384। अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो 64 से अगर हम कट करें तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 100 और न्यूमिनेटर में क्या रहेगा 6। तो ये वैल्यू हो गई आपकी जी 100 माइनस 6 अपॉन 100, मतलब 94/100, सो 0.94 जी, ये वैल्यू। और जी का वैल्यू अगर 10 रख दें तो 9.4, 9.8 रखोगे तो 9.4 से थोड़ा सा कम है ना। वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, लेकिन बस हम इस बात पे रहे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए। अप टू 5 और ग्रेटर देन 5 दो ही फॉर्मेट है। क्लियर? नेक्स्ट, find height from surface of earth where acceleration due to gravity changed by 2% of gs। gs मतलब acceleration due to gravity at surface, change by 2% of gs। चेंज बाय 2% मतलब अप टू 5, और आपको क्या दिया परसेंटेज चेंज गिवन है, तो परसेंटेज चेंज के लिए हम फ्रैक्शन चेंज वाला फॉर्मेट यूज ले सकते हैं। सो डेल्टा जी बाई जी एस इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन आर। अच्छा, चेंज इन ग्रेविटी नेगेटिव वाला ही होता है, इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो क्या लिखोगे -2/100 इज इक्वल टू -2h/r, और r की वैल्यू 6400 किलोमीटर। दो जीरोस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। फाइंड हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ where acceleration due to gravity change to 4% of acceleration due to gravity at surface। बाई और टू का डिफरेंस पहले से पता है आपको, बाई मतलब चेंज, तो चेंज का मतलब क्या था कि पहले था 100, उसमें से 2 कम हो गया तो रिमेनिंग 98, तो ये चेंज है। ये क्या है? चेंज। टू का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू। टू का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू, यानी हमें वो हाइट कैलकुलेट करना है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रिमेनिंग रहा, ओनली 4% ऑफ gm/r²। टू रिप्रेजेंट्स फाइनल वैल्यू, कई बार पहले भी समझ चुके हैं। बाई रिप्रेजेंट्स चेंज, बाई रिप्रेजेंट्स चेंज, और टू रिप्रेजेंट्स फाइनल वैल्यू। इसका मतलब 100% से वो किस पर आ गया? 4% पे। तो चेंज कितना हुआ? तो 96% तो ग्रेटर देन 5% है, तो बेसिक मेथड आपका लगना चाहिए। लगाओ तो gm/r प्लस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/100 gm/r²। करो सॉल्व, h इन टर्म्स ऑफ r कैलकुलेट करें, सॉल्व करें। क्वेश्चन को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अप टू 5 ग्रेटर देन 5 दो ही केस है, और परसेंटेज वाले केस में जरूर स्पेशली ध्यान रखो, टू रिप्रेजेंट्स फाइनल वैल्यू और बाई हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पता लगा? टू का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तुम।
तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 4%। पहले कितना था 100%। 100% से कितना हो गया 4%। तो चेंज कितना हुआ 96। तो 96% अगर चेंज है तो ये तो ग्रेटर देन 5% चेंज है। इसका मतलब हाइट बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। हाइट आपकी 320 से कम नहीं आएगी, हाइट आपकी बहुत ज़्यादा आएगी। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जी एम कैंसिल आउट। क्या हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो 4r प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100r स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट लिया 2r प्लस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10r मल्टीप्लाई कर दिया। सो 8r इज इक्वल टू 2h और h इज इक्वल टू 4r। हाइट आपकी 320 से ग्रेटर आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि जो चेंज है वो भी आपका 5% से ग्रेटर है। जो चेंज है वो भी कैसा है 5% से ग्रेटर। तो लैंग्वेज सही से पढ़ें। बाई रिप्रेजेंट्स चेंज और टू रिप्रेजेंट्स फाइनल वैल्यू। रेडियस की वैल्यू लिख दो 6400 इंटू 4। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना कि आंसर किस में दिया है। अगर आर में दिया तो 4r, नहीं दिया तो 4 इंटू 6400 किलोमीटर। कर लो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, पैटर्न समझ में आ गया। सेकंड, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। सेकंड, वेरिएशन in acceleration due to gravity with depth d from surface। अब बस एक पॉइंट मुझे बताना कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे कौन सी टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अगर हम आउटसाइड में तो gm बाई स्मॉल आर स्क्वायर आपने लिखा, वहां पे मास कांस्टेंट था क्योंकि अर्थ का मास या प्लेनेट का मास आप कोई चेंज नहीं कर सकता, और हम पार्टिकल्स प्लेनेट से कहाँ हैं बाहर हैं। तो मास कांस्टेंट था कैपिटल एम कांस्टेंट, स्मॉल आर आपका वेरिएबल था आर प्लस एच होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम डेप्थ में चले जाएं तो कौन सी टर्म कांस्टेंट है डेंसिटी। रेडियस तो भाई डिस्टेंस तो चेंज होगा ना, क्या कांस्टेंट है डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होती है अर्थ की 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पॉइंट यहां पे समझे, ये हमने बनाई अर्थ, फर्स्ट लोकेशन हमने सरफेस पे कंसीडर किया ये पॉइंट। तो जीएस की वैल्यू जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। मास को क्या पुट कर सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो आर क्यूब आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या रहा 4/3 पाई जी रो आर। ठीक, ये है सेंटर। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है आर डिस्टेंस पर है। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पे। अब हम किसी डेप्थ पर आ गए, कितनी डेप्थ पर आए लेट से डी डेप्थ पर आ गए, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी बची आर माइनस डी, डी माइनस आर नहीं आर माइनस डी, रेडियस ज्यादा है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर पॉइंट। क्या सेकंड नंबर पॉइंट यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या 4/3 पाई जी रो और आर के प्लेस पर आर माइनस डी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या हमने इंटेंसिटी सोल्व किया था जी एम आर अपॉन आर क्यूब इंटेंसिटी। क्या इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड सेम ही आता है, तो यहाँ भी तो सेम ही आना चाहिए। तो वहां पे डिपेंडेंसी किस पे थी जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। फॉर्मूला था इंटेंसिटी का क्या जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, और स्मॉल आर थी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस, तो सॉल्व करने पे वही आएगा, चेक कर लो चाहो। ये 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब तो कैंसिल आउट, क्या रहा 4/3 पाई कैपिटल जी रो स्मॉल आर, और स्मॉल आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम। तो फर्स्ट पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी
आर, तो यहाँ पे क्या आया आर। सेकेंड पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी, आर माइनस डी, तो अपने आप यहाँ पे क्या आया आर माइनस डी, बिकॉज इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो वहां से भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड लगा सकते हैं? जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगाएंगे, ये इक्वेशन 1 हमने कंसीडर करा एट सरफेस, इक्वेशन 2 आपने कंसीडर करा एट डेप्थ। जब आपने इनको डिवाइड लगाया तो डिवाइड लगाने पर वैल्यू रही जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 - d/r, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। एक ही फॉर्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन अपने सोल्व होते हैं, चाहे डिस्टेंस आप 1000 किलोमीटर रखो या 100 किलोमीटर रखो, फॉर्मूला यही लगेगा, इसके अंदर और कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक, आप चाहें तो इसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ कि किसी डिस्टेंस पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिलता है, मोड ऑफ इंटेंसिटी, मोड ऑफ ग्रेविटी, दोनों सेम आता है 4/3 पाई जी रो आर, वेर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से। तो ये वैल्यू आ गई जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 - d/r। इसी में अगर मुझे फ्रैक्शनल चेंज रिक्वायर्ड है, फ्रैक्शनल चेंज, तो इसी इक्वेशन से मिलेगा जी डी माइनस जी एस अपॉन जी एस इज इक्वल टू -d/r। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी डी माइनस जी एस मतलब डेल्टा जी बाई जी एस इज इक्वल टू -d/r। ये फ्रैक्शनल चेंज वाला फॉर्मेट। हाइट के साथ आया था -2h/r, डेप्थ के साथ कितना, -d/r, इक्वेशन से ही है। इक्वेशन को अरेंज करा और डेल्टा जी बाई जी एस की वैल्यू -d/r मिल गई। एट डेप्थ जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 - d/r। अगेन हाइट बढ़ने के साथ साथ जैसे जी कम हुआ था, डेप्थ इंक्रीज होने के साथ साथ भी वैल्यू ऑफ जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि सरफेस पर ही मैक्सिमम है, सेंटर पे कितना हो जाना चाहिए, 0। तो ऑब्वियस बात है कि सरफेस टू सेंटर डिक्रीज होगा लीनियरली, क्योंकि रिलेशन किसके साथ है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, आई इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, जी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ग्राफ आपका बना था स्ट्रेट लाइन सेंटर टू सरफेस, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में डिक्रीज होता रहेगा सरफेस टू सेंटर, सेंटर पे वैल्यू 0। अब यहाँ पे केस सेम ही है, चाहे 5% चेंज हो या 5% से ग्रेटर हो, फॉर्मूला एक ही है, वही हमें यूज करना है, सिंगल फॉर्मूला, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इसके क्वेश्चन इजी भी हैं। आपको बोला कि सरफेस से 2r/3 डेप्थ पर g की वैल्यू बताओ, तो सरफेस से अगर डेप्थ हुई आपकी 2r/3, तो सेंटर से कितनी हुई r/3, तो जो चेंज r में वही चेंज g में, तो आंसर g/3। क्या ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर को अगर मैं कैपिटल R/2 लिखूंगा तो जी की वैल्यू भी g/2, उसको आप लिखोगे r/4 तो जी की वैल्यू भी g/4, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से होनी चाहिए, और हमको दी कहाँ से जाती है, तो उसको कैपिटल आर में से माइनस करो। तो या तो फॉर्मूला लगाओ या क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, दोनों ही केस में हमें आंसर मिल जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। यहाँ पे भी माइनस, वही डिक्रीमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सरफेस पर मैक्सिमम है, सेंटर पे 0 है, तो फिर डिक्रीज होता रहेगा। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ r/3 फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ रेडियस हमें कितना गिवन है, r। आंसर तो आ जाएगा है ना, लेकिन कॉपी में भी होना चाहिए ना सॉल्यूशन, तो कॉपी में सॉल्यूशन तो फॉर्मूले से ही करो, बाकी हम इसको देखकर भी बता सकते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस देख लो, जो r का वेरिएशन है वही g का भी वेरिएशन है। तो बेसिकली आपको d दिया है कितना, r/3, तो जी डी हम फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे, जी एस 1 - d/r, तो जी एस 1 - r/3 डिवाइड बाई आर, यानी 1/3, जी एस ये 2/3 है ना, यानी 2
GS बाय 3। डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, सेंटर से कितना डिस्टेंस, 2r/3, तो G में भी वही वेरिएशन 2/3 इंटू जी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है, स्मॉल r के साथ, G इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। D लिखोगे तो डेप्थ ही है ना, और अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है, सेंटर से। हाँ तो 0 टू कैपिटल I तो कर सकते हैं ना, डेप्थ में और कितना जाओगे, हाँ उसी से फॉर्मूला ये 1 माइनस D/r। फिर डेप्थ में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, सेंटर तक, सेंटर से आगे निकल जाओगे तो दूसरी तरफ से मेजर कर लेंगे ना। क्लियर है पॉइंट। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ 64 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस r। हाँ इसको सॉल्व करो, क्या सॉल्व करना है, परसेंटेज चेंज। आप क्या सॉल्व कर पाएंगे फॉर्मूले से, फ्रैक्शन चेंज, और फ्रैक्शन चेंज को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने सॉल्व किया सबसे पहले फ्रैक्शनल चेंज, यानी डेल्टा G बाय GS इज इक्वल टू माइनस D/r, ये फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज चाहिए तो फ्रैक्शन चेंज कितना मिला, 64 डिवाइड बाय 6400, मतलब -1/100 इस डेल्टा G बाय GD, ये फ्रैक्शनल चेंज आया। परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्या करें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -1/100 और 100%, तो वैल्यू आ जाएगी -1%। तो अगर केवल अमाउंट पूछा तो 1% चेंज, नेचर के साथ पूछा तो -1%। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट, माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीमेंट। फाइंड डेप्थ फ्रॉम surface of earth where acceleration due to gravity becomes 40% of GS. Find depth from surface of earth where acceleration due to gravity becomes 40% of GS. Find depth from surface of earth where acceleration due to gravity becomes 40% of GS. R/5 हुआ सॉल्व। अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या, क्वेश्चन को पढ़कर, 40% रह गया, इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस भी 40% ही रह गई होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहा, 40%, तो जो जीरो से आ रहे उसका 40% सेंटर से डिस्टेंस होगा, लेकिन आपसे पूछा कहाँ से, सरफेस से, तो 40% अगर सेंटर से है तो 60%, तो 60r/100, 60r/100, यही आंसर है। बाकी फॉर्मूले में रखेंगे तो भी आंसर यही मिलने वाला है, GD इज इक्वल टू GS 1 माइनस D/r। वैल्यू कितनी है, 40% ऑफ सरफेस इज इक्वल टू GS 1 माइनस D/r। GS कैंसिल आउट, ये रहा आपका 4/10 यानी 2/5, या 4/10 जैसे भी लिखना है, तो 4/10 इज इक्वल टू 1 माइनस D/r। सो D/r इज इक्वल टू 6/10, D इज इक्वल टू 6r/10, मतलब 0.6r
परसेंट में लिखना है तो 60%। तो डेप्थ वाले क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर भी सोल्व हो जाते हैं। 40% रहा, इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस 40% ही बची है, 40% ऑफ आर। सेंटर से पूछेंगे तो आंसर 40 आर बाई 100, सरफेस से पूछ लिया तो आंसर 60 आर बाई 100। सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आना है। नंबर में पूछा तो आर के प्लेस पे 6400 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3800 समथिंग कुछ आंसर हमें मिल जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला तो यही है ना, एक ही फॉर्मूला डेप्थ का, तो चेंज ही नहीं होगा। फ्रैक्शन चेंज कब लगता है? अप टू 5%। कहाँ नहीं दिया? 64 किलोमीटर कितना है? दे तो रखा है, हमने बता रखा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 64 किलोमीटर किसके बीच में है? तो 5% से कम ही है ना, तो 5% से कम है तो फिर फ्रैक्शन मेथड। 5% से ग्रेटर, चाहे परसेंट में दिया हो या डिस्टेंस में दिया हो, तो बेसिक मेथड। तो 40% तो 5% से ग्रेटर ही है ना, तो बेसिक ही तो लगाया। इसमें तो एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पे तो फॉर्मूले में चेंज होगा ही नहीं। फ्रैक्शनल चेंज वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन चेंजेस आर अप टू 5%। उससे ज़्यादा के लिए बेसिक मेथड ही अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with रोटेशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ के रोटेशन से जी की वैल्यू में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है, ये हमें चेक करना है। तो ये अर्थ, ठीक है, ये हमने इसकी एक्सिस बना ली, एक इक्वेटर को कनेक्ट करने वाला, एक पोल को कनेक्ट करने वाला। ठीक, मान लो पार्टिकल यहां है, ये मास का पार्टिकल यहां पर है। ये कौन कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है? नंबर 1, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स दी सेंटर, तो वो बनेगा इधर। ये है डायरेक्शन किसका? एम जी का, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। तो एम जी किधर बनेगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। क्या नॉर्मल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा? नॉर्मल किधर? परपेंडिकुलर और अवे, ये आ गया नॉर्मल फोर्स। ठीक, क्या अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है? कितने ओमेगा से? कितने ओमेगा से? क्या अर्थ का ओमेगा पता है? क्यों नहीं पता? कितना है? मेरे को थोड़ी बताना था, ये तो आपको आना चाहिए। क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं? ओमेगा क्या होता है? 2π/t। अर्थ अपनी एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है? 24 आवर्स। तो डिवाइड कर लो, वैल्यू आ जाएगी ना। एक्चुअल ओमेगा ऑफ अर्थ कितना? 2π/t। सो 2π और t की वैल्यू 24 आवर्स, 60 मिनट, 60 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, क्या मिल रहा है? चेक करो, ये आ रहा है क्या? पहले तो इसको चेक करो, एक बार चेक करो। पावर में मिस्टेक करी मैंने, चेक करो, अभी चेक कर लो, बाद में मत बोलना गलत लिखा था शायद। पावर में मिस्टेक है, चेक करो एक बार। नहीं करोगे? ठीक है, फिर अब तुम यही डेटा याद रख लो, है ना। और फिर हाँ, और फिर क्वेश्चन गलत हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। मैं तो बोल रहा हूँ अभी चेक करो, 2π/t चेक करो कितना आ रहा है। और ये सर्कुलर मोशन में आप पढ़ चुके हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेटिंग है पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग 2π/t। अर्थ अपनी एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स। तो 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हमने कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू आ गई। ये एक्चुअल ओमेगा ऑफ अर्थ है। हाँ हाँ, पता है मुझे। अब इस पे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? क्या लिखूं? एम
एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, और वी की जगह आर ओमेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर कौन सा, कैपिटल स्मॉल। अच्छा बनेगा किधर, कैसे बनाऊं, आई में बनाऊं, जे में बनाऊं, आई और जे में बनाऊं? बाहर तो बनाएंगे, आई में बनाएंगे, जे में बनाएंगे, या आई प्लस जे में बनाएंगे? हाँ, आई प्लस। अच्छा रोटेशन भी पढ़ लिया है। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। रेडियस है कैपिटल आर, रेडियस क्या है, लेकिन एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा उस पार्टिकल का, तो फिर एक्सिस से डिस्टेंस लोगे ना, हर जगह कैपिटल आर थोड़ी लगाओगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा स्मॉल आर, वही तो कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये एंगल है थीटा, ये कौन सा एंगल, तो क्या यहां भी थीटा बनेगा? क्या कैपिटल आर स्मॉल आर को रिलेट कर सकते हो? तो कौन से कंपोनेंट से रिलेट होगा? स्मॉल आर इस ट्रायंगल में क्या है, अरे स्मॉल आर इस ट्रायंगल में क्या है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये बेस जिसपे थीटा और 90 दोनों बनता है बेस, और ये हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस किससे रिलेट करोगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू, क्या ये बात समझ में आई? तो यही जो स्मॉल आर आ रहा है उसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आर cos थीटा। लेकिन पॉइंट, क्या ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो इसका जो कंपोनेंट होगा cos थीटा के साथ। ये क्या है, इक्वेटर, ये कौन सी लाइन है, पोलर वाली है ना, या एक्सिस बोल दो आप। इधर कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, इधर कौन सा पोल, और अभी हम कहां पर हैं, तो इक्वेटर से जब आपने चलना स्टार्ट करा तो एंगल थीटा आया, यानी हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि इक्वेटर पर एंगल कितना कंसीडर करना है, 0 डिग्री, और पोल तक पहुंचते पहुंचते ये एंगल कितना हो जाएगा, चाहे वो आप नॉर्थ पोल पे जाओ, या एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्या हम नॉर्मल इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखें, एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अगर मुझे नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वो आपको इफेक्टिव वेट मिल जाएगा, जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एम जी प्लस है, लिफ्ट नीचे आ रही है तो एम जी माइनस है। एक्चुअल वेट तो आपका एम जी था ना, जो आपने नॉर्मल कैलकुलेट किया वो क्या है, एप्रेंट वेट, जिसको आपने एम जी प्लस है या एम जी माइनस है से रिप्रेजेंट करा। तो यहाँ पे भी जो नॉर्मल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एप्रेंट वेट। तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर कॉस थीटा, तो कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये हो गया आपका एप्रेंट वेट, मतलब एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू स्मॉल एम, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। यानी हाइट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, डेप्थ के अकॉर्डिंग था जी 1 माइनस डी बाई आर, ड्यू टू रोटेशन जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसमें रोटेशनल इफेक्ट आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये भी है कि हम कौन सी लोकेशन पर हैं, अगर हम इक्वेटर पर हैं तो थीटा कितना कंसीडर करेंगे, पोल पर हैं तो थीटा कितना कंसीडर होगा, 90, बीच में कोई एंगल दे दिया 30, 45, 60, तो सभी के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, और ये साथ में जरूर नोट करना कि ओमेगा एक्चुअल ऑफ अर्थ कितना है, 7.27 10⁻⁵, ये याद होना चाहिए। अगर आप वे करोगे तो वे में तो आप फोर्स वे करते हो ना, न्यूटन, तो आपको तो एम चाहिए किलोग्राम में, तो मास कहाँ कम मिलेगा, जहाँ जी ज़्यादा होगा वहाँ मास, जहाँ जी कम होगा वहाँ मास, जी कहाँ ज़्यादा है, तो फिर पोल पे नहीं जाना पड़ेगा ना, इक्वेटर पे जाना पड़ेगा। अभी कर लेंगे सब, पहले जो लिखा है बोर्ड पे उस पर ध्यान दो, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन जो बोर्ड पर लिखा है पहले आप उसको कंप्लीट करो, है ना। और इफेक्ट ऑन जी पर एक क्वेश्चन हर साल आता है, ये जो आपने हाइट डेप्थ रोटेशन पढ़ रहे हैं इस पर 1 क्वेश्चन पर ईयर आता ही आता है,
3 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से, एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, आज के लेक्चर से, जिसमें हाइट, डेप्थ और रोटेशन के अकॉर्डिंग जी में क्या वेरिएशन आ रहा है वो हमें चेक करना होता है। तो जितने पैटर्न बन सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, आप जल्दी नोट करो बस। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब मान लो हम हैं पोल पर, कहाँ हैं, पोल पर, तो पोल पर थीटा कितना पुट करोगे, 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, इसका मतलब जी पोल की वैल्यू जी के इक्वल, बिकॉज कॉस 90 कितना है, तो ये वाला टर्म जीरो आएगा, तो जी पोल इज इक्वल टू जी। अगर हम इक्वेटर पर हैं, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे थीटा कितना पुट करोगे, जीरो, तो जी एट इक्वेटर ये वैल्यू रहेगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों पैरामीटर को देखकर हमें एक बात पता चलती है कि ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा है, पोल पर। पोल में से हमें कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, तब आपको कहाँ की मिलेगी, इक्वेटर की। तो क्या हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमें ये पता है जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर, सो जी पोल माइनस जी इक्वेटर अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखें, ये तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, न्यूमेरिकली देखते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पोल और इक्वेटर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंस कितने का है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। डिफरेंस कम है लेकिन है, डिफरेंस कम है लेकिन है। तो जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर, ये हम ध्यान रखें। ये डायग्राम बन गया, बन गया तो सबका, इसको हटा देते हैं। ध्यान से सुनो तो, थीटा पे डिपेंडेंसी है ना, पोल पे गए तो थीटा कितना 90, कोस 90 की वैल्यू, तो आर ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, वो तो जीरो बच गया जी। तो पोल पर वैल्यू ऑफ जी कितना, ओनली जी। इक्वेटर पे थीटा कितना पुट करोगे, जीरो, कोस जीरो 1, तो आंसर मिलेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कर सकते हो, मानो ये 10 है और ये 10 माइनस समथिंग है, तो ऑब्वियस बात है कि इक्वेटर पे वैल्यू क्या है, कम है। कितना कम है, आर ओमेगा स्क्वायर। और जब न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें क्या करना है ये बताओ पहले, तो याद करो ना, ये डिफरेंस है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमें ये पता होना चाहिए कि पोल पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर से ग्रेटर है। अब मुझे एक बात बताओ कि अर्थ अपना रोटेशन बंद कर दे, अर्थ अगर रोटेशन क्या कर दे, बंद कर दे, तो कहाँ वैल्यू इंक्रीज होगी, कहाँ वैल्यू डिक्रीज होगी, या जी की वैल्यू में चेंज आएगा या नहीं आएगा, आएगा। कहाँ चेंज होगी, अच्छा पोल पे पहले कितनी है और बाद में भी कितनी रहेगी, जी रहने वाली है। मतलब पोल की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज, अगर मैं ओमेगा को जीरो कर दूं तो भी नहीं आएगा, लेकिन बाकी सभी पॉइंट की इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, जी हो जाएगी। इंक्रीज होके कितनी होगी, जी, क्योंकि थीटा तो सब जगह अवेलेबल है ना, 0 1 2 3 4 30 60 90 सब जगह। पोल की वैल्यू में ओमेगा के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी सभी पॉइंट की वैल्यू में ओमेगा के कारण चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि थीटा है, थीटा के कारण वेरिएशन है, 0 15 30 60 45 सब एंगल पे अलग अलग मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि हमने ओमेगा को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ओमेगा को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो ये जो माइनस होने वाला टर्म है वो तो कैंसिल आउट, यानी हर प्लेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिला, जी। तो पोल के अलावा बाकी सभी पॉइंट्स पर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, पोल के अलावा बाकी सभी पॉइंट पर वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि जो आप फैक्टर माइनस कर रहे थे, अब ये फैक्टर मुझे माइनस नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक। एक क्वेश्चन और आपको ये मिलता है कि मानो एक पर्सन है, एक इक्वेटर और एक एक्सिस, एक पोल आपने बना रखा है, पर्सन ने यहां से चलना स्टार्ट करा और चलते चलते कहां पहुंच गया,
पोल पर आ गया। तो चलने के कारण अगर हम मास में कोई वेरिएशन कंसीडर ना करें भी चलेगा, तो ये माना कि पतला नहीं हुआ, है ना। तो मास क्या रहा इसका, कांस्टेंट। तो वेट में क्या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, मास कांस्टेंट है। से, अरे मेरी सुनो, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर वेट इंक्रीज होगा, और ये चलते चलते वापस अगर इक्वेटर पर आ गया तो वेट डिक्रीज होगा। उसका सीधा सा रीजन क्या है, जी। मास हमने कांस्टेंट कंसीडर करा, जहां जी ज्यादा वहां पे वेट ज्यादा, एम इंटू जी। ठीक, क्या बात समझे। तो ध्यान रखना इन सब पे हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं कि रोटेशन अगर बंद हुआ तो क्या चेंज होना चाहिए, है ना। अगर कोई पर्सन इक्वेटर टू पोल जा रहा है तो उसके वेट में क्या चेंज आया, और क्या आ सकता है कि पोल एंड इक्वेटर दोनों पर वेट क्या है, सेम है। तो मास हमें कहां ज्यादा मिलेगा, वेट दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम। तो मास हमें कहां ज्यादा मिलेगा, इक्वेटर पे। कैसे सेम रहेगा, हम तो पूछ ही रहे ना मास कहां ज्यादा मिलेगा, तो मास को सेम कैसे रखोगे, वेट सेम है उनका। भाई मानो एक प्लेनेट है, समझो कंफ्यूजन क्लियर खत्म करो। मानो अर्थ है, अर्थ पे 2 किलोग्राम, और अर्थ की ग्रेविटी हमने क्या मान ली 10। तो अर्थ सरफेस पर इस पे वेट कितना, 20। मानो कोई दूसरा प्लेनेट है, कोई अदर प्लेनेट है जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट का है 20। तो वहां पे मुझे 20 न्यूटन लाने के लिए मास कितना लेना पड़ेगा, 1। तो ये हम पूछ रहे हैं कि अगर दोनों जगह वेट्स क्या है, सेम है, तो मास किस जगह पे ज्यादा मिलेगा, है ना। तो पॉइंट ये आता है कि जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है, पोल और एम जी इक्वेटर। क्या ये बात समझे, दोनों की वैल्यू एम इंटू जी सेम आना चाहिए। अब हमें क्या पता है, एज वी नो जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर, हेंस मास एट पोल इज लेस देन मास एट इक्वेटर। तो अगर सेम मास देकर वेट पूछा जाए तो पोल पर ग्रेटर होगा, और सेम वेट देकर मास पूछा जाए तो वो इक्वेटर पे ग्रेटर होगा। कंपेयर हमें एम इंटू जी को करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप यूज ले सकते हैं। हाँ बोलो, हो गया ना नोट। हाँ हाँ, तो तुम बताओ ना, अभी मैंने डिस्कस कर लिया। तुम्हें मास कहाँ ज्यादा मिल रहा है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे खरीद के पोल पे बेचो, अंटार्कटिका में कोई नहीं मिलेगा। पेंगुइन को बेच कर आओगे। हाँ वो भी चला गया ना। हाँ, तो यहाँ पे दोनों केस आपको बताए हैं, मास अगर कांस्टेंट है तो वेट हमें ज्यादा कहाँ मिलेगा, पोल पर। वेट अगर कांस्टेंट है तो मास कहाँ ज्यादा मिलेगा, एम इंटू जी। कंपेयर कर लो, अलग से रटने वाली चीज नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि पोल पर ग्रेविटी इक्वेटर ग्रेविटी से ग्रेटर होती है। नेक्स्ट, फाइंड जी पोल माइनस जी 60 डिग्री, जी पोल माइनस जी 60 डिग्री, मतलब आपको थीटा गिवन है, थीटा कितना 60 डिग्री। फाइंड जी पोल माइनस जी 60 डिग्री। दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड कर लें। आंसर ओमेगा स्क्वायर आर में आना चाहिए, ये ध्यान रखना। और 0.02 हमें यूज नहीं करना, वो थ्योरेटिकल वैल्यूज है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। लेकिन जो आंसर्स आपको गिवन होते हैं ऑप्शन में, वो आर ओमेगा स्क्वायर के टर्म में होते हैं। तो हमें जो सॉल्व करना है वो इन टर्म्स ऑफ जी एंड आर ओमेगा होना चाहिए। थीटा गिवन है, फॉर्मूले में थीटा पुट करो, आपको वैल्यू मिलेगा। जी पोल इज जी एंड जी एट एनी थीटा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, उसका यूज करें।
अच्छा बोर्ड पे देखो एक बार, जी पोल इज जी एंड जी थीटा इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें कैलकुलेट करना है। भी जो दो पॉइंट आपको गिवन है दोनों पे इंडिविजुअल वैल्यू सॉल्व कर लो, दोनों को माइनस कर दो, तो जी और जी तो कैंसिल आउट। ये आ गया आपका जी माइनस जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 60 1/2 एंड होल स्क्वायर, जी जी कैंसिल आउट, सो आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। जी 30 माइनस जी 45, क्या रहा आंसर? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। अच्छा वैल्यू कहाँ ज़्यादा होती है? जब हम पोल के पास जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और इक्वेटर के पास है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जो 30 डिग्री वाला पॉइंट है वो तो नियर टू इक्वेटर है, और 60 डिग्री वाला पॉइंट नियर टू पोल है। मतलब आप स्मॉलर में से लार्ज वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में आंसर आना चाहिए। समझ में आ रही बात? और आप यहाँ पे पुट भी करें तो G30 मतलब G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू ऑफ कॉस 30 √3/2 होल स्क्वायर माइनस G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 45 1/√2 होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो G माइनस 3 आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 माइनस जी और माइनस माइनस प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, सो प्लस 1/2 माइनस 3/4 मतलब -1/4। तो आंसर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। क्या बात समझ आई? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ so that man standing at equator feels weightlessness. Find angular velocity of earth so that man standing on equator feels weightlessness. Weightlessness मतलब कहने का मतलब ये है कि अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट करे कि जो पर्सन इक्वेटर पे खड़ा है वो क्या हो, उड़ जाए। वही तभी तो वेटलेसनेस आएगा। नॉर्मल जीरो होना, कांटेक्ट छूटना, इसका मतलब नॉर्मल जीरो। तो हम मिनिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो एन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? एम जी माइनस एम जी एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, जो आपकी इक्वेशन है ये बेसिक वाली। फिर नॉर्मल, नॉर्मल किसके इक्वल? एम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बोला कि पर्सन क्या फील कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल क्या हो जाना चाहिए? जीरो। भी अगर एक लिफ्ट है और लिफ्ट अगर जी से डाउनवर्ड गिर रही है तो नॉर्मल कितना लगता है? जीरो, मतलब वेटलेसनेस कंडीशन। तो नॉर्मल हमने क्या कर दिया? जीरो। और उस केस में आपको क्या सॉल्व करना है? ओमेगा कैलकुलेट करो। क्या जीरो आया था? √G/r। वैल्यू इसकी तो कट जाएगा, एम तो कॉमन है दोनों में, एम ही सबसे पहले डिवाइड में लेके गए। वैल्यू बताओ, अगर √G/r आ गया तो उसकी वैल्यू। हाँ बताओ बताओ। रेडियस सही से पुट करना, रेडियस सही से पुट करो, किलोमीटर में थोड़ी पुट करोगे, मीटर में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। √G/r आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। आ गया, तो जी की जगह क्या रखो? 10, और आर की जगह क्या रखो? 6400 किलोमीटर।
बट इन टर्म्स ऑफ मीटर, क्योंकि एसआई में सॉल्व करना है। एसआई में डेटा तो मीटर किलोग्राम सेकंड में आना चाहिए ना, तो किलोमीटर नहीं पुट कर सकते हैं। आ जाएगी वैल्यू, रखोगे तो। देखो पहली बात कि जी इफेक्टिव हमें क्या करना है, 0। कहाँ पे, ये स्टैंडिंग है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे थीटा कितना होता है, 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज 0, मतलब जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ गया, रूट जी बाई आर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। आगे अगर मैं वैल्यू सॉल्व करूं तो वैल्यू ऑफ जी इज 10 और रेडियस 6400 किलोमीटर और ये 30 मीटर, इसमें कोई डाउट। अब एक 0 कैंसिल आउट, सो ओमेगा कितना रहा, 1/800। यूनिट क्या रही है, रेडियन पर सेकेंड। अरे एक 0 तो गया, 64 का 8 इन 2 जीरोस का, फिर एक 0 इन 2 0 का, फिर एक 0, तो 1/800। क्या 1/800 को हम आगे और लिख सकते हैं। अगर मैं ये 1000 होता तो क्या आ जाता, 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ये भी करेक्ट। अच्छा एक्चुअल ओमेगा कितना था, 7.27 10⁻⁵। तो एक्चुअल ओमेगा की टर्म में भी लिख सकते हैं 17 टाइम्स ऑफ एक्चुअल ओमेगा। ये डेटा इसलिए लिखे हैं क्योंकि हर डेटा पर आपको क्वेश्चन मिला है भाई, हर साल एक क्वेश्चन आना है। अब हाइट डेप्थ और रोटेशन, कितने वेरिएशन यहाँ पे बन सकते हैं, कुछ सोच के देखो एक बार। या तो वेरिएशन ऐसे बन सकता है कि 2 एंगल दे दिया उसमें डिफरेंस, या फिर कंडीशन कौन सी दे दी, वेटलेसनेस की। अब वेटलेसनेस में भी एक तो इक्वेटर की कंडीशन, और कोई कंडीशन देना तो फिर एंगल दे देगा कि 30 डिग्री पर है, वहां से भी वेटलेसनेस फील कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 30, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अगर इक्वेटर की बात की जाए तो ओमेगा का आंसर कितना रहा, 1/800। नंबर्स में भी लिख सकते हैं और इसको एक्चुअल ओमेगा से भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी अर्थ अपने रोटेशन को 17 टाइम्स इंक्रीज करे, तब जाकर वो कंडीशन हमें मिल सकती है कि जो पर्सन इक्वेटर पर है वो क्या फील करेगा, वेटलेसनेस फील करेगा। हाँ, वो हवा में उड़ेगा नहीं, वो उड़ने वाला होगा इंपेंडिंग स्टेट पर। 17.1 करोगे तो वो उड़ेगा, है ना। हो गया नोट। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो आज का लेक्चर है उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो।